दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे 23 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसमें शुरू करते हैं पीआईबी से। तो पीआईबी में पहली न्यूज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इसी को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के नाम से जाना जाता है, तो नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिल करके कोलैब करके एक अभियान शुरू किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसी प्रोजेक्ट का नाम है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। डीकार्बोनाइजिंग यानी कार्बन से बना, तो कार्बन का उत्सर्जन को घटाना या कम करना, कटौती करना डीकार्बोनाइजिंग कहलाता है। तो डीकार्बोनाइजिंग कार्बन उत्सर्जन की कटौती कम की जाएगी परिवहन में इन इंडिया, भारत में। तो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये कब 24 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया। इसका इरादा क्या है, एम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एम है कि जो पाथवे है, मार्ग हैं, रास्ते हैं, तो उन पर लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाना। लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक वाहन इत्यादि को प्रमोट करना, जिससे कि कार्बन की उत्सर्जन को कटौती की जा सके, उत्सर्जन की कटौती की जा सके। तो उसी के लिए आपका डीकार्बोनाइजिंग ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये आपके आईएएस व पीसीएस दोनों के प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इंटेंशन पूछा जाए तो लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया, इसका जो पाथवे हैं यानी रास्ते हैं, रास्ते के किनारों पर लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया के लिए प्रयास करना। इसके लिए आपके वृक्षारोपण करना व अन्य कदम जितने भी हैं वो अपनाना, इलेक्ट्रिकल वाहन को यानी प्रमोट करना, ये सब इसके अंतर्गत कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें कि इंडिया जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, उसका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, अंतर सरकारी संगठन बन गया है। बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की, तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2008 से ही इंडिया लागू किया था, लेकिन अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का इंडिया मेंबर भी बन गया, साथ ही इंडिया ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी लागू किया हुआ है। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन किया गया है, ये डिज़ाइन टेलर मेड ट्रांसपोर्ट इमिशन असेसमेंट के लिए है। यानी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेगा टेलर मेड ट्रांसपोर्ट इमिशन असेसमेंट के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। बात करें इससे और क्या फ़ायदा होगा, तो सरकार को जो करंट में चल रही हैं वर्तमान समय में या फ्यूचर में जो परिवहन की गतिविधियाँ हैं, उसकी समझ और विस्तृत रूप से विकसित होगी। और इसके साथ ही जो कार्बन उत्सर्जन है उसको भी कम करने के लिए क्या डिसीजन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी एक अच्छी समझ का विकास होगा। इसके साथ ही डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव जो ये शुरू की गई है, असल में ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एनर्जी इकोनॉमीज के अंतर्गत शुरू की गई है। तो ये आपका ये ध्यान दीजिएगा, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो पहल है भारत में शुरू की गई, या डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमी का पार्ट है, याद रखिएगा। इसी को शॉर्ट में DTEE कहा जाता है। तो यानी डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया DTEE का पार्ट है, DTEE का पार्ट है, जो समर्थन करता है
ट्रांसपोर्ट डिकार्बोनाइजेशन एक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड रीजन, विश्व के विभिन्न भागों में परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने या कटौती करने की समाप्त करने की बात करता है। DTEE। तो इंडिया, अजरबैजान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को इसके वर्तमान समय में पार्टिसिपेंट या भागीदार हैं। इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को, ये कितने हो गए? 4 देश। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है कि करंट पार्टिसिपेंट की बात हो रही, वर्तमान भागीदार, तो इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान व मोरक्को इसके करंट पार्टिसिपेंट है। जो DTEE है या एक कोलाब्रेशन है किसके बीच? तो ITF के बीच, और एक आपका है वूपर टाल, यानी ध्यान दीजिएगा ऊपर ताल इंटरनेशनल सपोर्टेड बाय, यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, इसी को IKI असल में जो जर्मनी के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा, उसी को IKI के नाम से इंटरनेशनल क्लाइमेट, यहाँ के का मतलब क्लाइमेट है, वैसे C होता लेकिन क्लाइमेट लिया गया, IKI इसी को कहा जाता इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जो कि जर्मनी फेडरेशन, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी फेडरेशन फॉर इन्वायरमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी के अंतर्गत जो शुरू किया गया, तो उसी का ये पार्ट IKI है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट करंट में था। तो IIT बॉम्बे के अनुसंधानकर्ताओं ने ध्यान दीजिएगा ध्रुव नामक एक नेविगेशन रिसीवर आरएफ फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया है। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका विकास IIT बॉम्बे, पहला ध्यान दीजिएगा, IIT बॉम्बे के द्वारा इसका विकास किया गया है, और उसका नाम जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हुआ उसका नाम है ध्रुव। तो पूछा जा सकता ध्रुव क्या है? तो ध्रुव एक नेविगेशन रिसीवर आरएफ फ्रंट एंड IC है। नेविगेशन रिसीवर आरएफ फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर नेविगेशन अनसैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो विश्व में कई अन्य देश हैं, जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS से मैचिंग में कई बार दे देता। रूस का जो नेविगेशन सिस्टम उसी को ग्लोनास कहा जाता। यूरोप का जो नेविगेशन सिस्टम है उसी को गैलीलियो कहा जाता है, और चाइना का बेदू कहा जाता है, बेदू। और अगर जापान की बात करें तो जापान का QZSS है, इसी को क्वासी जिनीथ सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें जो ICC है या स्टैंडर्ड प्रोवाइड सर्विस के लिए है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड 2 प्रकार की होती, एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोवाइडर सर्विस होती है, एक आपका स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड सर्विस होता है। तो यह SPS के लिए है। स्टैंडर्ड प्रोवाइडर सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सुविधाएं जो सब तक पहुंच उनकी सुनिश्चित होती है, तो उसी को स्टैंडर्ड यानी SPS के नाम से जाना जाता। जबकि जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं RPS होता है। तो RPS में जैसे आर्मी हो गया, इंटेलिजेंस हुआ, कुछ निश्चित सामरिक इसमें सूचनाएं यानी अंकित होती, सबको यहाँ तक पहुँच सुनिश्चित, यूनिवर्सली एक्सेसिबिलिटी इसमें नहीं होती है, सार्वभौमिक पहुँच नहीं होती, उसी को RPS कहा जाता। जैसे भारत में आप देखोगे जो नाविक है या IRNSS है, उसमें दोनों प्रकार के यानी लगाए गए हैं सिस्टम। तो भारत में जो IC है उसे नाविक और ध्यान दीजिएगा GPS दोनों के साथ इसको क्या किया जाएगा
यानी उसी में स्थापित किया जाएगा। अगर इसकी फंड की बात करें जो ध्रुव अभी ऐसी विकसित किया गया, तो ये फंडेड किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स व विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इससे क्या किया जाएगा, फंडिंग रुपया, इसको रुपया पैसा फंडिंग उपलब्ध कराया जाएगा, वित्तीयन किया जाएगा। और इसमें सहयोग के रूप में यानी समीर को एज ए नोडल एजेंसी के रूप में भी इसी के साथ आपका बनाया गया है। तो समीर और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, तो ये ध्यान रखिएगा, साइंस टेक्नोलॉजी। तो इंडिया का, भारत का पहला जो स्वदेशी जीपीएस सिस्टम होगा, उसी को नेविगेशन सिस्टम अगर कहा जाए तो ये IRNSS था। क्योंकि अगर पीछे के पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो भारत में जो 1999 का कारगिल वार हुआ, तो उसमें बहुत सारा डेटा, भारत की निर्भरता डिपेंडेंसी जीपीएस पे थी, जिसकी वजह से काफ़ी डेटा तक भारत की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई। तभी से प्रयास किया जाता रहा है और फिर भारत ने स्वदेशज यानी इंडिजेनसली डेवलप किया IRNSS, इसी को नाविक के नाम से जाना जाता है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेशी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नाविक या IRNSS का विकास किया गया है। दोस्तों अगला देख लेते हैं। अभी एनजीटी आपके लिए प्री व मेंस दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनजीटी के द्वारा कर्नाटक में एक झील थी, तो उसमें पॉल्यूशन फैल रहा था, तो कर्नाटक की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो ये झील आपके इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। झील का नाम है किथीगनहल्ली लेक। किथीगनहल्ली, तो पूछा जा सकता है किथीगनहल्ली लेक ये कहाँ है, तो बम्मा संद्रा के निकट है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु में है झील किथीगनहल्ली। अब बात यहाँ कर लेते हैं हमारे लिए एनजीटी, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इसी को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन एनजीटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एनजीटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया था और ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इसका गठन किया गया है। या पर्यावरण से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है, कोई सरकार या इकाई या संस्था के द्वारा पर्यावरण को ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है या उसको अवनमन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, तो ऐसी स्थिति में उस पर जुर्माना भी लगाती है। तो एनजीटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, एनजीटी का अध्यक्ष जज को बनाया जाता है। जो हाई कोर्ट का जज हो वो आपका एनजीटी का अध्यक्ष होता। इसमें मिनिमम सदस्यों की संख्या 10 होगी, मैक्सिमम 20 तक हो सकती है। आधे सदस्य आपके कहाँ से होने चाहिए, न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, या जो आईपीसी एक्ट है इसी को क्या कहा जाता, यानी इंडियन प्रोसीजर कोड कहा जाता। यानी 1908 में आया था, तो ये आईपीसी इंडियन प्रोसीजर कोड से बंधा हुआ नहीं है, भारतीय दंड संहिता से ये बंधा हुआ नहीं है। तो आपका ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रक्रिया संहिता, दंड नहीं या प्रोसीजर है, पेनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडियन प्रोसीजर कोड 1908 का जो है आईपीसी यानी इंडियन प्रोसीजर कोड भारतीय प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बल्कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब भारत 2010 में इस प्रकार की इकाई बनाई तो विश्व में तीसरा ऐसा देश बन गया कि
जो पर्यावरण के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया था। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड थे। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंत थे। लोकेश्वर सिंह पंत। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मित्रो ऐप। ये आपका शॉर्ट वीडियो ऐप है, इसमें शॉर्ट वीडियो आप बना सकते हो। अगला चिंगारी ऐप। तो चिंगारी ऐप भारतीय एडिशन है, भारत ने इसका डेवलप किया। जो टिकटॉक का भारतीय संस्करण है उसी को चिंगारी ऐप के नाम से जाना जाता है। तो मित्रो ऐप शॉर्ट वीडियो ऐप है, चिंगारी ऐप टिकटॉक का भारतीय एडिशन है, भारतीय संस्करण है। तो ये आपके ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज में थी वो DCGI के द्वारा फर्स्ट ड्रग की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जो फेविफ्लू। ध्यान दीजिएगा, फेविफ्लू नामक दवा जो कि ग्लेनमार्क के द्वारा डेवलप की गई है, इसको भारत में अनुमति प्रदान कर दी गई है, जो कि कोविड-19 के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो DCGI के द्वारा पहली ड्रग जो कि भारतीय जो इकाई है अनुमति उसने प्रदान कर दी है। ड्रग सेंट्रल जर्नल ऑफ इंडिया इसी को कहा जाता, तो इसी के द्वारा परमिशन प्रदान कर दी गई है फेविफ्लू का, जिसको ग्लेनमार्क के द्वारा विकसित किया गया। इसके साथ ही कोविफार एक दूसरी दवा है, उसको भी अनुमति प्रदान कर दी गई। इसका प्रयोग भी आपका एंटीवायरल रेमडेसिविर के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार के लिए किया जाता है। अगला देख लेते हैं यूनिसेफ किड पावर। तो ये यूनिसेफ किड पावर अभी योगा 21 जून को मनाया गया, तो आपने देखा तो ये पहल पहले शुरू की गई थी। तो ये यूनिसेफ किड पावर तब चर्चा में आया, तो हम जान लेते हैं। असल में इसमें 13 योगा स्ट्रेचेज के बारे में, पोजेज के बारे में बच्चों के लिए यानी लिस्टिंग की गई है, उसी को यूनिसेफ किड पावर के नाम से जाना जाता है। अगर आगे कुछ बात करें तो यह यूनिसेफ USA के का कार्यक्रम है जो कि बच्चों के लिए है, और इसमें बच्चों को ध्यान दीजिएगा उनका हेल्थ अच्छा बना रहे और उनका जीवन यापन अच्छे से चलता रहे, किसी भी प्रकार की उसमें नुकसान न हो, उनका व्यक्तित्व का विकास अच्छे से हो, तो इसी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया कब गया? 2015 में। 2015 में लॉन्च किया गया है, और यह टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप एक्टिविटी और उसके बाद ट्रैकर इत्यादि के माध्यम से यानी एक कोलैब भी करता है। आइए अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन चेस चैंपियन 2020 हुआ, जिसमें अजरबैजान के, ध्यान दीजिएगा, अजरबैजान के शखरयार मैमीड्राइरोव ने जीत दर्ज की। ये नाम आप सुन लीजिए, सुना होगा तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो आपका शखरयार मैमीड्राइरोव के द्वारा विजय या जीत दर्ज की गई है। तो ये वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप हुआ, और ये अजरबैजान में हुआ था, और ये शखरयार मैमीड्राइरोव ये अजरबैजान के ही हैं। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।